हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं सामान्य विज्ञान की शानदार क्लास। और ये क्लास हमारे कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आई है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके कार्य और ये किस प्रकार हमारे शरीर में पाया जाता है, इस पर अपन काम करने वाले कि न्यूक्लिक अम्ल हमारी कोशिका में अम्ल मात्रा में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है कि डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। ये कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लाइड के बहुलक होते हैं। कि जो हमारे क्या होते हैं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस के बने क्या होते हैं, कुछ बहुलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल है उसके कार्य। आनुवंशिक गुण होते हैं ना हमारे शरीर में, आनुवंशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। कि डीएनए और आरएनए होता है, ये हमारे शरीर में जो हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं वो हमारी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम का निर्माण। एंजाइम है इसका निर्माण एवं प्रोटीन की एंजाइम का निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण पर क्या करता है, नियंत्रण करने का भी कार्य न्यूक्लिक एसिड द्वारा होता है। कि एंजाइम का निर्माण हो या प्रोटीन संश्लेषण पर का नियंत्रण हो, कि अधिक मात्रा में प्रोटीन हमारे उत्पन्न हो रहा है उसे कम करना या उस पर किस प्रकार कार्य करना है, उस पर उसका जो कार्य पर नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है वो किसकी होती है, न्यूक्लिक एसिड की होती है। ये क्रोमेटिन जाल के निर्माण में भी सहायक होते हैं। किसमें होते हैं, जो क्रोमेटिन जाल होता है उसके निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आज पढ़ने वाले हैं साथियों जल। कि जल में क्या चीज़ किस प्रकार हमारे पाए जाते हैं। कि शरीर है, हमारा शरीर है ना, मानव शरीर, उसमें जल किस मात्रा में पाया जाता है और कितना भाग हमारा जल ग्रहण करता है शरीर में। बात करते हैं शरीर के बाहर का। जो शरीर का बाहर होता है उसका 65 से 75% भाग जल होता है ना। कि भाग में क्या होता है, जल होता है 65 से 75। जल शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कि जल है जो शरीर में, हमारे शरीर में जो होता है संवेदन यानी पसीना, और वाष्पन यानी कि जो पसीना है वो वाष्प के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और इसके द्वारा क्या होता है, जल का नियंत्रण किया जाता है मानव शरीर में। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। कि हमारा जो जल है वो क्या करता है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण माध्यम या भूमिका निभाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया, क्या जैव रासायनिक अभिक्रिया शरीर में जलीय माध्यम में संपन्न होती है। जो भी क्रिया है हमारे शरीर में जैव रासायनिक, वो हमारी क्या होती है कि शरीर में जलीय माध्यम में संपन्न होती है या पूर्ण होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खनिज और लवण। कि हमारे शरीर में खनिज और लवणों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खनिज लवण शरीर को उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं साथियों, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें प्राय किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। शरीर में 15 से अधिक है ना, 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। कि शरीर में कितने, 15 से अधिक
खनिज लवण अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में पाए जाते हैं या रूप में उपस्थित रहते हैं। शरीर की कुल वजन का 4 से 5% ये हमारे खनिज लवण होता है कि शरीर का जो हमारा वजन होता है उसका 4 से 5% हमारे क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं खनिज और उसमें प्राप्त होने वाले मुख्य स्रोत कि सोडियम है वो किन में प्राप्त होता है। तो अपन पढ़ने वाले पहला सोडियम। सोडियम साथियों देखो, साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध में प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं 2 नंबर पोटेशियम, और पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। फिर बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम अपन देखें तो दूध में, पनीर में, अंडे में, चना, हरी सब्जी और अन्य मछली में उपस्थित होता है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात पूछे तो ये भी कह सकते हैं कि फास्फोरस खनिज किस किन स्रोतों में या खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। तो अपन क्या कहेंगे, फास्फोरस दूध, पनीर, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, गिरी, जई, आलू, गुर्दे आदि में उपस्थित होता है फास्फोरस साथियों। फिर अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर में किन किन खाद्य पदार्थों द्वारा पूर्ति होती है। तो याद रखना, मछली, समुद्री खरपतवार, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक है। ठीक है, मछली, समुद्री खरपतवार, हरी सब्जियां और आयोडीन, नमक है। इन सब में कौन सा खनिज पाया जाता है, आयोडीन खनिज पाया जाता है साथियों। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किन में पाया जाता है। तो याद रखना, सब्जियों में मैग्नीशियम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जस्ता जो खनिज होता है वो हमारा किन में पाया जाता है। तो आप कहोगे यकृत और मछली में पाया जाता है, यकृत एवं मछली में पाया जाता है। तांबा, तांबा पाया जाता है मांस, मछली, यकृत और अनाज में। हमारा मांस है जो मुख्य स्रोत है वो उनमें पाया जाता है। तांबा, तांबा जो खनिज है वो किन किन स्रोतों में पाया जाता है, मांस, मछली, यकृत एवं अनाज में उपस्थित होता है। फिर बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट मांस, मछली एवं जल में पाया जाता है। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ये सब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोडियम में, सोडियम धातु है, खनिज है, किन किन स्रोतों में पाया जाता है। तो आप कहोगे साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध आदि में पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं केशरुक रुकदंड के भाग कि हमारी जो गर्दन होती है उनमें केशरुदंड के कितने भाग होते हैं, 7 होते हैं। वक्ष में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 भाग होते हैं। और कटी, कटी होती है उसमें 5 भाग होते हैं केशरुक दंड के। और त्रिक में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और पुच्छक में कितने होते हैं, 4 केशरुक के दंड के भाग होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाले है ये कि मनुष्य में जो हमारे शरीर में कई भाग होते हैं उनमें कितनी हड्डियां किस अवस्था में और किस प्रकार पाई जाती है, अपन इनकी चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ठीक है, बाल्य अवस्था में, किसमें, बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या होती है 300। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में होती है 33। और शरीर की कुल हड्डियों की संख्या होती है साथियों कितनी, 29। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी, 8। और कर्ण यानी कान में कितनी होती है, 3 होती है संख्या। फिर अपन बात करें रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर, ये तो देखो कि शुरू में जो हमारे क्या होते हैं, बाल्य अवस्था होती है उस समय की बात हो रही है। और पूर्णतः विकसित होने पर ये रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। और चेहरे पर पेशिल या अपन कहें चेहरे, पेशिल या चेहरे पर कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है साथियों, ये होती है 24। फिर चलते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या 226, बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ होती है 33, लेकिन रीढ़ की हड्डियों की
संख्या विकसित होने पर 26 हो जाती है। पेशील यानी चेहरे पर कितनी होती है साथियों, ये होती है 14। और अपन बात करें पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, ये होती है 24। इस प्रकार इन प्रश्नों को ध्यान में रखना है। फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये कि कुछ प्रदूषक हमारे का गैसें होती है और उनसे किस हमारे शरीर के किस भाग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ते हैं, उनकी अपन चर्चा करने वाले। जैसे बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। लीवर और किडनी होती है मानव शरीर में, उनको क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्षति पहुंचाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है उस गैस का नाम लिखिए जो मानव शरीर में लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, वो हमारी क्या करती है साथियों, शरीर में केसर उत्पन्न करने का कार्य करती है। धूल कण जो हमारे प्रदूषक तो होते हैं, वायुमंडल में जो धूल और कण उपस्थित होते हैं, उनसे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, तो ये होता है श्वास संबंधी रोग। कि जो धूल कण होते हैं जो हमारे शरीर में श्वास से संबंधित रोग होते हैं, वो उन पर प्रभाव डालते हैं या वो उत्पन्न होते हैं। शीशा, बात करते हैं शीशा केंद्रीय नर्स सिस्टम दुष्प्रभावित करता है। कि केंद्रीय नर्स सिस्टम होता है उसको दुष्प्रभावित करते हैं या निष्क्रिय करने का कार्य करता है शीशा। ये हमारे पास कुछ प्रदूषक थे और इनसे प्रभाव होने वाले थे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कुछ संस्थाएं हैं और वो किस जगह पर स्थित है, उन स्थानों के नाम। पर्यावरण संस्थाएं और प्रशिक्षण केंद्र की, जैसे अपन बात करें एक नंबर में अपन बात करें केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कि भारतीय वनस्पति संरक्षण है वो भी कहाँ पर स्थित है साथियों, वो भी कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है वो कहाँ पर स्थित है, जो वो हमारे दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है। वन्य उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये हमारा रांची में स्थित है साथियों। भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे भोपाल में स्थित है साथियों। वन अनुवांशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहे कि पर्यावरण विज्ञान प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, उन स्थानों के नाम। जैसे अपन बात करें पर्यावरण शिक्षा केंद्र कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, कहाँ पर है, अहमदाबाद। सुपियर सुपियर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर स्थित है, धनबाद में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, धनबाद। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे बेंगलुरु में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा कोयम्बटूर में स्थित है। ये हमारे प्रश्न है कुछ संस्थाएं हैं उनके जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, उनसे संबंधित प्रश्न थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कुछ ऐसी शब्दावली जिनमें अपन एक शब्द से उनके बारे में जानने की क्रिया को देखेंगे। जैसे वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या किसका उत्पादन होता है, ये सब अपन बातें करने वाले हैं।
कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। जैसे बात करें वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? तो आपको वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है या मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर की बात करें साथियों, तो विटिकल्चर में बात होती है अंगूर उत्पादन की, और सेरीकल्चर में होती है रेशम उत्पादन की। किसकी बात करें अपन? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम का अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं ऑर्नियोलॉजी। इसमें अपन बात करें ऑर्नियोलॉजी में, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है साथियों। बात करें एटमोलॉजी, एटमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो कीट होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एटमोलॉजी में। फिशिकल्चर में अपन बात करें, फिशिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में अपन बात करें तो फलों की कृषि के बारे में जाना जाता है, फलों की कृषि। ओरिकल्चर में अपन बात करें साथियों तो सब्जियों की कृषि की जाती है ना, जो उसका अध्ययन किया जाता है। ओरिकल्चर यानी सब्जियों की कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में बात करें अपन तो फूलों का अध्ययन किया जाता है साथियों। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। एनकोलॉजी में आप कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। एनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर और संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। हेल्टिकल्चर में अपन उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे पास ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न अपन पूछा जाता है कि मत्स्यियों का अध्ययन किस में किया जाता है? इक्योलॉजी में किया जाता है साथियों। ठीक है, माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। पेडियोलॉजी में मृदा निर्माण मृदा का अध्ययन किया जाता है। और मार्मिकोलॉजी जो मर्मिकोलॉजी होती है उसमें हमारा चींटियों का अध्ययन किया जाता है साथियों। और टोमोलॉजी में अपन बात करें, टोमोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। और पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है साथियों। किसका किया जाता है? पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है साथियों। हमारे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी गई अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल इसी से भी शानदार क्लास के साथ हम उपस्थित होंगे। सामान्य विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण क्लास और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।